तो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, पहले ये डिस्कस करेंगे। फिस्कल पॉलिसी refers to the policy under which the government use its expenditures and revenue program to produce desirable effect and avoid undesirable effect on the national income, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, फिस्कल पॉलिसी होता क्या है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी डिज़ाइन करता है कि कितना उसको गवर्नमेंट को रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के जो उसके प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कितना पैसा कहाँ से उसको लाना है और कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है। ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट जो डिज़ाइन करता है वो फिजिकल पॉलिसी में आता है। ठीक है, तो क्यों गवर्नमेंट प्लान करता है? ताकि कोई अनडिज़ायरेबल इफेक्ट नेशनल इनकम पे असर ना करे। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब यहाँ पे प्लानिंग होती है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की, कि कितना साल भर में हमें खर्च करना है और कितना हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो ये गवर्नमेंट प्लान करता है पहले ही कि कहाँ कहाँ से हम ये सब चीज़ें अर्न करेंगे। ठीक है, और प्लस ये किस लिए करता है? ताकि नेशनल इनकम जो है और प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयमेंट हमारा इफेक्ट ना हो। मतलब इसके प्लानिंग से क्या सेव होता है? नेशनल इनकम इफेक्ट नहीं होता, मतलब नेशनल इनकम हमारा मतलब कम ना हो जाए। ठीक है, लोगों को दिक्कत ना हो, तो नेशनल इनकम को सही रखना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। प्लस प्रोडक्शन जो है वो हमारे कंट्री में कम ना हो। कोई भी प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब गुड्स ही नहीं है, प्रोडक्शन का मतलब कुछ भी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सब है। प्लस हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत ना है। तो ये आपके कीवर्ड्स हो गए कि आपको इसमें बताना है फिस्कल पॉलिसी जो होता है। फिस्कल पॉलिसी दो चीज़ें इसमें प्लान करती है गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। और उसके बाद क्या है, जो ये प्लान इसलिए करती है क्योंकि नेशनल इनकम, प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में ये सब कीवर्ड्स हैं जो आपको उसमें एग्जाम में लिखने होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑन अदर हैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इज फिजिकल पॉलिसी इन अंडर डेवलप्ड कंट्री आर इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्राइस स्टेबिलिटी। तो अब जैसे कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे मतलब अंडर डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो वो डेवलप ही नहीं है, ऐसा कोई कंट्री जो डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे फिजिकल पॉलिसी का मतलब कि किसी तरीके से कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ लाया जाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन लाया जाए, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाया जाए। लेकिन आप देखोगे सब जगह पे ऑब्जेक्टिव यही होता है, यही आपका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, यही आपको बार बार लिखना है। ठीक है, तो आप अगर इतना बना के लिख देते हो फिजिकल पॉलिसी में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फिजिकल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आया गवर्नमेंट क्यों बनाती है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं फिजिकल पॉलिसी को लेके, अब उसको देखते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? पहला हो गया इक्वालिटी, दूसरा हो गया स्टेबिलिटी, तीसरा हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, फोर्थ हो गया एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद इतने चीज़ें हैं। ठीक है,
तो देखिए अब ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लेते हैं। इक्वालिटी का मतलब हुआ कि हमारे कंट्री में इक्वालिटी रहे। तो इक्वालिटी कैसे होती है कंट्री में? गवर्नमेंट ऐसा क्या करती है जैसे कि इक्वालिटी आ जाए? तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो सहारा लेती है वो लेती है टैक्स का सहारा। इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का सहारा लेती है। तो टैक्स का सहारा लेने से फ़ायदा क्या होता है? गवर्नमेंट करती क्या है कि जो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उन पे टैक्स लगाती है और वहाँ से पैसे लेती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक छोटा सा ग्राफ है। ठीक है, तो अब इस ग्राफ में हाई इनकम ग्रुप वाले लोग ढेर सारे हैं। ठीक है, इतना हाई इनकम हो गया। उसके बाद लो इनकम वाले इतने ढेर सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली यही होता है कि 10% लोग होते हैं हाई इनकम ग्रुप में, बाकी सब नॉर्मली मिलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो टैक्स लगाए। तो टैक्स लगाने से इनके जो इनकम है वो कट हो जाता है। ठीक है, टैक्स लगाने से ये होता है कि इनकम इनकम इनका कम हो जाता है और ये इनकम गवर्नमेंट क्या करती है फिर इनमें बांट देती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट टैक्स जो लगाती है उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि उसको इक्वालिटी मेंटेन करना है। ठीक है, कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए और जो गरीब है वो हमेशा गरीब ही ना रहे। गवर्नमेंट का ये एक मतलब कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में रहता है इक्वालिटी का, और बाकी टैक्स के पैसे तो बहुत काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिचर सेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए रिचर सेक्शन, इसके लिए भी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि बस कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अब किस चीज़ को पीछे गवर्नमेंट फोकस करती है? तो यहाँ पे हमारा होता है प्राइस स्टेबिलिटी को लेके। प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन ना आ जाए। ठीक है, इन्फ्लेशन की स्थिति और डिफ्लेशन की स्थिति दोनों ही गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति ना आ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ से लोगों को बचाती है गवर्नमेंट। तो स्टेबिलिटी आने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है। ठीक है, जब भी फिजिकल पॉलिसी आएगा तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसमें चेंज करती रहेगी कि इकोनॉमी में कोई भी हमारा मतलब प्राइस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों चीज़, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन प्लस डिप्रेशन, इकोनॉमी के अलग अलग जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सब चीज़ें इकोनॉमी पे हावी ना हो। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एफर्ट करती रहती है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति न बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब हो गया कि किसी तरीके से कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड लिखेंगे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में गवर्नमेंट देखती है। तो यहाँ पे कैसे करती है ये सब चीज़ें? तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती है जिसके वजह से आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़े, क्योंकि जब आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तभी आप ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्रो नहीं कर जाएंगे, खाली जॉब मिलना ही ग्रोथ का पॉइंट नहीं होता। जब तक आप उस पैसे को सेव नहीं करेंगे और कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो पैसा आप जब तक वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट अलग अलग सेविंग स्कीम्स लाती है, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाती है फिजिकल पॉलिसी में, ताकि लोग पैसे इन्वेस्ट करें और वो आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कीवर्ड होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखिए क्या है कि यहाँ पे अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सेक्टर्स को एम्पावर करती है। ठीक है, कुछ सेक्टर्स में वहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करती है कि वहाँ पे वो सेक्टर ग्रो करे ताकि उस सेक्टर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट की स्थिति मिले। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोशिश करती है फुल एम्प्लॉयमेंट
कि स्थिति लोग को मिल जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि सब लोगों को जॉब मिल जाए, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो थोड़ा सा गवर्नमेंट मतलब फिस्कल पॉलिसी में चाहती है कि ऐसा ही कुछ उसके साथ हो, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया फिस्कल पॉलिसी का। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या अब मतलब अप्लाई करती है फिस्कल पॉलिसी को अचीव करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे जिसे हम करते हैं, जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं म्यूज़िक में ना, कि ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, ये ऐसे है। तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे फिस्कल पॉलिसी को अचीव करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो पहला है गवर्नमेंट पब्लिक रेवेन्यू की व्यवस्था करती है। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट व्यवस्था करती है कहीं से पैसे आ जाएं। तो कैसे पैसे आएंगे, टैक्स के थ्रू आएंगे, ठीक है। टैक्स जो है गवर्नमेंट को मेजर पैसा ला के देता है। उसके बाद आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने खर्चों पे देखती है कि क्या कहाँ पे खर्च करना है ताकि जो ऊपर की चीज़ें हैं वो मेंटेन रहें। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ ध्यान देती है पब्लिक बोरोइंग। यहाँ पे पब्लिक पब्लिक जो बार बार यूज वर्ड कर रहा है, यहाँ पे सब पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोलता है पब्लिक रेवेन्यू तो आप समझाओगे कि पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लाएगी, यहाँ पे जनरल पब्लिक के बारे में बताने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू का मतलब हो गया इनकम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको आप लोग एक लाइन इसमें ये लिख सकते हैं, इट रिफर्स टू इनकम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में बात होती है। और पब्लिक बोरोइंग में क्या होता है, इट रिफर्स टू लोन लोन टेकन बाय गवर्नमेंट। टेकन गिवन जो भी है, यहाँ पे टेकन गिवन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी गवर्नमेंट लोन भी देती है कुछ कंट्रीज को, तो वो दोनों चीज़ यहाँ पब्लिक बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब समझ में तो आ ही रहा है ना कि अगर लोन लिया जाए या फिर दिया जाए, ठीक है। तो सब में गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक लाइन तो आपको ये लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, कि कितना पैसा जो है वो गवर्नमेंट रख रही है, ठीक है। तो पब्लिक रेवेन्यू में हमारे पास सारे वो चीज़ें आएंगी जितना चीज़ पब्लिक गवर्नमेंट जो है वो एक्टिविटी कर रही है जिसके वजह से उसको रेवेन्यू मिल जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है जिससे उसको रेवेन्यू मिले, तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू कैसे आता है, टैक्स के पैसे से पब्लिक रेवेन्यू आता है। एक होता है टैक्स, एक होता है नॉन टैक्स, ठीक है। तो टैक्स तो आप जानते ही हैं कि भाई जीएसटी लगा दिया, ठीक है, इनकम टैक्स लगा दिया, तो ये सब टैक्स आ गया। और गवर्नमेंट नॉन टैक्स से क्या कमाती है, नॉन टैक्स का अलावा नॉन टैक्स में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन कराया, गवर्नमेंट को फीस पे किया। आप गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट नहीं लगाए हो, तो गवर्नमेंट ने आपसे चार्जेस लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब भी गवर्नमेंट की इनकम ही होती है ना। आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपका चालान कट गया, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इनकम में ही आती है, तो उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो दोनों ध्यान से समझिए, जो टैक्स के रूप में आता है वो टैक्स का रेवेन्यू होता है, और जो नॉन टैक्स मतलब आ गया जो टैक्स के रूप में नहीं आ रहा है। पब्लिक रेवेन्यू आती है वो दो तरीके से आती है, एक आती है टैक्स के थ्रू, एक आती है नॉन टैक्स के थ्रू। नॉन टैक्स समझ में आ गया, ये सब एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा। देखिए कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो टैक्स में आपको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टैक्स मतलब जीएसटी हो गया और आईटी हो गया। आईटी मतलब इनकम टैक्स। नॉन टैक्स में क्या हो गया, चार्जेस हो गया, पेनाल्टीज हो गए, रजिस्ट्रेशन फीस हो गए। तो ये सब चीज़ें आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएंगी।
तो पब्लिक रेवेन्यू हो गया। अब आते हैं हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इस हिसाब से करती है कि हमारा कंट्री डेवलप करे, ठीक है ना। ऐसे ही सब जगह खर्चा नहीं कर देती कि चलो बहुत पैसा रखा है कंट्री में, खर्चा कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट क्या करती है, डिसाइड करती है कि कौन सा सेक्टर डेवलप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट यहाँ प्लान करती है इस तरीके से कि हम वही पे पैसा खर्चा करें जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हमको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पैसे एक तरीके से आप समझ लीजिए निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, जमीन से निकलते हैं। आप सोचिए जो भी फसल उगता है, जो भी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है, इंडिया बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, स्पाइसेस हो गया, मसाला हो गया। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, नेचर हमको दे रहा है। तो नेचर हमको दे रहा है, तो ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, समझ लीजिए। भले ही हम महंगा महंगा सामान मसाला वसाला खरीदते हैं, लेकिन एक तरीके से नेचर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। तो उसको प्रोक्योर करने में जो हमारा पैसा लगता है वही हमारा पैसा लगता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी मानना है कि अगर इन सब सेक्टर्स में खर्चा किया जाए तो ऑटोमेटिक हमारा कंट्री डेवलप करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सब एक तरीके से प्रोडक्शन ही हो रहा है, आपकी कंट्री का प्रोडक्शन हो रहा है। आपकी ज़मीन जो है आपको पैसा दे रही है, ठीक है। भले ही आप मेहनत कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन बिना मशीन लगाए बिना कुछ किए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर्स पे बड़ा फोकस करती है जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो पूरा फोकस हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग में क्या होता है, अब गवर्नमेंट देखती है कि हमारी पब्लिक बोरोइंग कहाँ से हो सकती है। तो कुछ ज़रूरी नहीं कि सारे गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे हो, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते तो गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है, पब्लिक से बोरो करती है और बाहर की कंट्री से बोरो करती है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। तो दोनों से क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट व्यवस्था करती है पब्लिक बोरोइंग के थ्रू कि कम से कम रेट पे हमको पैसा मिल जाए ताकि हम अपने इकोनॉमी को डेवलप करें। उसके बाद ये पैसा कहाँ से देती है गवर्नमेंट, जो टैक्स का पैसा आता है, ये सब जो टैक्स चार्ज करती है, फिर गवर्नमेंट उसको अपने पास से पे कर देती है, ठीक है। तो पब्लिक बोरोइंग में इतने कंटेंट्स आपको लिखने हैं। रेवेन्यू होता क्या है, तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जो जो भी गवर्नमेंट पैसा कमाती है टैक्स के थ्रू, उसको हम टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आपका ये टैक्स रेवेन्यू, कभी कभी एग्जाम में टैक्स रेवेन्यू ना लिख के यहाँ पे टैक्सेशन बोल देता है वर्ड, ठीक है। तो ये दोनों ही एक ही होता है कि टैक्स लगा के जो भी गवर्नमेंट पैसा अर्न करती है उसी को हम लोग टैक्स रेवेन्यू भी बोलते हैं और उसी को हम टैक्सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करना है हमें कि गवर्नमेंट जो टैक्स जो होता है वो होता क्या है। तो टैक्स अगर पूछता है टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक वर्ड अपने डेफिनेशन में, जिसको हम बोलते हैं कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपसे कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन लेती है। आप वहाँ पे मना नहीं कर सकते यार हम टैक्स नहीं जमा करेंगे, ठीक है। हमारे पापा तो पुलिस में है, ऐसा बोल के हम नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर हमारे जान पहचान वाले बहुत बड़े आदमी हैं, ये सब नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट है, आपको ये पे करना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है तो, मतलब इस कंट्री में रहना है तो आपको कंपलसरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ये आपका टैक्स हो गया, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है, ठीक है, ये तो हमको पता, चलो ये समझ में आ गया कि ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है और सबको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम कम से कम टैक्स पे करेंगे, ठीक है। वो एक तरीके का कंपलसरी पेमेंट तो होता ही है। अब इसके साथ साथ अब देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, चलो हम टैक्स नहीं जमा करेंगे, तो अब गवर्नमेंट कैसे उनसे टैक्स लेगी। तो गवर्नमेंट दिमाग लगाती है, चलो ठीक है डायरेक्ट टैक्स नहीं जमा करोगे
तो तुमसे हम लेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो टैक्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स से कोई नहीं बच सकता, एक छोटा सा बच्चा भी नहीं बच सकता। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स से तो आप बच गए, आपने इनकम अपनी कम दिखा दी, आईटी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा। ठीक है, किसी तरीके से बोल दिया हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो कमाते ही नहीं हैं। ठीक है, और अपना इनकम टैक्स बहुत कम दिखा दिया, तो चलो कोई नहीं। गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो इनडायरेक्ट टैक्स से होता है। क्यों? क्योंकि इससे कोई नहीं बच सकता। जो गरीब है वो भी कुछ ना कुछ खाएगा, कुछ ना कुछ पहनेगा, वो खरीदेगा ही। ठीक है, तब उससे टैक्स लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अब आपने एक छोटी सी टॉफ़ी खरीदी, तो जब आप टॉफ़ी खरीदते हो 2 रुपए की भी, तो उसमें भी टैक्स लगा होता है। उसमें आप देखोगे लिखा रहेगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। आपने पार्ले जी का बिस्किट खरीदा 5 रुपए का, वो भी इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस होता है। ठीक है, तो आप तो बोल ही नहीं सकते कि हम टैक्स जमा नहीं करते। गवर्नमेंट अपना सारा व्यवस्था बना के रखी है, उसको कहाँ कहाँ से टैक्स लेना है, और अच्छा खासा टैक्स वो अपना इनडायरेक्ट तरीके से निकाल लेती है। उसको पता है ना कि हमारे कंट्री वाले टैक्स देने वाले हैं नहीं, तो इनसे कैसे लिया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स पे लगाती है सारे टैक्सेस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी। जीएसटी सबसे पावरफुल वेपन है गवर्नमेंट का, जिससे गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। अगर गवर्नमेंट ये सब ना करे, गवर्नमेंट कब की ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट हर एक चीज़ में टैक्स लगाती है। आप देखोगे केवल अभी तो जो नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने खाने पीने पे, जब तक अगर आप लूज आइटम खरीद रहे हो, जैसे आटा, दाल, चावल, गेहूँ, तो उस पर टैक्स हटा दिया है। तो वो तो मान लो वहाँ पे आप बच सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर आप पैकेट में आटा खरीद रहे हो, आशीर्वाद आटा खरीद रहे हो, पतंजलि का आटा खरीद रहे हो, तब तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है ब्रांडेड आटा खा, जो भी सामान लोग ले रहे हैं मतलब वो पैसे वाले हैं, तो उनसे टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत नहीं होगी। और जो गरीब आदमी को खुला आटा खा रहा है उसको छोड़ दो। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने छूट दिया। उसके बाद जो कपड़े हैं, कपड़े पर टैक्स लगते ही हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, नहा रहे हो, साबुन यूज़ कर रहे हो, शैम्पू यूज़ कर रहे हो, सब पे टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो मतलब हर एक चीज़, बुक खरीद रहे हो, कॉपी खरीद रहे हो, बना रहे हो, पेन खरीद रहे हो, सब चीज़ पे टैक्स लगता है। तो सारी चीज़ पे जीएसटी लगते हैं। ठीक है, किसी पे कम लगता है, किसी पे ज़्यादा लगता है। गवर्नमेंट सबसे अपना अपना हिस्सा सबसे ले लेती है। तो आप समझ जाओ, दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे लेती है, जो हमारा पर्सन होता है वो डायरेक्टली अपने पास से देता है, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ज़्यादातर सबसे जो फेमस है वो हमारा इनकम टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ से पैसा बहुत अच्छा गवर्नमेंट को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस होते हैं। क्या होते हैं भाई, इसको भी लिख लेते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंडिचर टैक्स होता है। तो ये सब भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बड़ा कम है, लोग बचा ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को बड़े मेहनत से मतलब बहुत कम टैक्स मिलता है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या है कि इनडायरेक्ट में आपको बढ़िया टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाता है। अब देखिए इसका एक और फीचर क्या है, कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। ये आपके ऊपर लग गया, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब आपको ही पे करना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का फायदा क्या होता है, कि ये ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर लग गया, आपने दूसरों से वसूल कर लिया। जैसे एग्जांपल, आपने आपका जीएसटी लगा आपके गुड्स पे, तो आपने क्या किया, अपने पास थोड़े ना दोगे, आप लगा दोगे जीएसटी, आपने आगे उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो बच्चा टॉफ़ी खरीद रहा है, जो बच्चा बिस्किट खरीद रहा है, वो अपने पास से टैक्स जमा कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो टैक्स है वो एक ट्रांसफरेबल होता है, एक ट्रांसफरेबल नहीं होता है। तो डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल नहीं होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। तो ये सब कंटेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी कॉपी में लिखने के लिए। तो ये सब लीगल चीज़ें जो आप लिख सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट टैक्स को लेने से। तो बहुत सारा चीज़ तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आप लोग का, कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। अब जो बचा है उसके लिए हम लोग छोटा सा एक टेबल बना लेते हैं, और इसको इससे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फटाफट हमारा
डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट का जो डिफरेंस है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिस भी लिखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हमारा आपका। तो पहला है इम्पैक्ट। तो किस पे इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का? इस पे इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन पे। ठीक है, डायरेक्टली ये इंसान पे लगाया जाता है कि जो आप कमा रहे हो उस पे टैक्स दो। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किस पे लगाया जाता है? वो लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो जो भी आप सेवा ले रहे हैं या फिर जो भी आप गुड्स खरीद रहे हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। ये आपको मैंने एग्जांपल दिया है, टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, जो भी आप कंज्यूम करते हैं सब में आप टैक्स पे करते हैं। तो खुश मत होइएगा कि आप टैक्स नहीं पे करते, खुश रहिए कि आप भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? बर्डन। तो बर्डन का क्या हिसाब किताब है? बर्डन यहाँ पे नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स लग गया, अब आपको अपने पास से टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बर्डन तो जो है वो आप किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहोगे अरे बड़ा इनकम टैक्स मेरे ऊपर लग रहा है, थोड़ा सा आप भी शेयर कर लो। ठीक है, कोई शेयर नहीं करने वाला है, क्योंकि ये आपके ऊपर लगा है, आप ही को देना पड़ेगा। आप इतना कमाए हो तो टैक्स दो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉसिबल होता है, क्योंकि आप अगर गुड्स ले रहे हैं, अगर आप कोई गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, और कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपके ऊपर जो भी टैक्स लगा है आप उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बर्डन शिफ्ट करना यहाँ पे पॉसिबल है। क्लियर है? अब आते हैं नेचर। नेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? नेचर में पहला क्या है? ये जो होता है ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। अभी जब हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं तो प्रोग्रेसिव डिग्रेसिव समझेंगे, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं हम क्या होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। मतलब प्रोग्रेस करना। अगर जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट भी प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आपका टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा, तो इसको प्रोग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। और ये क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्यों बोलते हैं भाई? रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पे आपका अगर इनकम बढ़ता भी है, ठीक है, अगर आप पैसा नहीं खर्च करते हो तब भी आपका मतलब आपका इनकम बढ़ गया, आपने पैसा कम खर्च किया तो आपने कम टैक्स पे किया। ठीक है, मतलब आपने सामान कम खरीदा, तो रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। तो यहाँ पे जितना भी आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है, तो ये आपके आपके पास कंट्रोल है उसका। ठीक है, आप चाहो तो ज़्यादा खर्च करो, चाहो तो कम खर्च करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब ज़्यादा पैसा खर्च करते हो तो आप ज़्यादा टैक्स देते हो, और कम पैसा खर्च करते हो तो कम टैक्स देते हो। तो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तब भी उस कंडीशन पे आपका रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो सकता है। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे इनकम बढ़ेगी तो आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं कम खर्चे करके। उसके बाद है नेक्स्ट, किस पे बर्डन जाता है? तो ये जाता है रिच पीपल पे। इम्पोज लिख लीजिए। ठीक है, किस पे इम्पोज होता है? तो ये रिच पीपल पे होता है, और ये ऑल पुअर पे भी होता है, रिच पे भी होता है। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये सब लोग पे करते हैं। पुअर पीपल भी पे करेगा और रिच पीपल भी पे करेगा।